हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और आज मैं फिर से आया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेके। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। ये खासकर जो भी यूथ है, जो भी यंगस्टर्स हैं 25 से 35 साल की एज वाले लोग, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको इसमें बहुत नॉलेज मिलेगी रियल एस्टेट रिलेटेड, और कुछ रियल एस्टेट के बहुत सारे बेसिक टर्म पता चलेंगे। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है, और शेयर करिएगा। और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे रियल एस्टेट डिमांड जनरेशन एक्सपर्ट और साथ में ऑथर मिस्टर संजय कुमार जी। तो चलिए हम उनसे बात करेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल वाला बटन है और साथ में उसके बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आप में से जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही अच्छी और आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ला के देता रहूँगा। चलिए वीडियो। संजय सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रॉपर्टी भाई पर। थैंक यू शुभेंद्र। दरअसल आपका आज मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और जो काफ़ी लोग हैं ऐसे जो काफ़ी चीज़ें नहीं जानते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी, या फिर हम्म। प्रॉपर्टी लेने में बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता। कि बहुत हम्म। लोग ये भी सोचते हैं कि प्रॉपर्टी लेना मीन्स के जब तक आपके पास 30 40 50 लाख रुपया ना हो या ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट ना हो तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। तो हम्म। उसके लिए हम वीडियो, जैसे मेरे आपसे बात हुई थी, हम शेयर करेंगे। हम्म। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे सर रहेगा कि जो ये यंग एक एज ग्रुप होता है, हम्म। जो एक सही एज ग्रुप होता है, जो एक सही टाइम होता है, एक सही एज होती है प्रॉपर्टी हम्म। लेने के लिए, वो हम्म। किस सेगमेंट में स्टार्ट हो जाती है और किस सेगमेंट के लिए वो स्टार्ट मतलब रहता है? शुभेंद्र, देखो, इसमें तो हर लोगों का अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन एज एन एक्सपर्ट, एज ए कंसल्टेंट, जो राइट एज मैंने देखा है वो है 25 से 35, जिसको बोलते हैं जी यंग यंग जनरेशन, है ना। जी। और इसको मिलेनियल ग्रुप भी कहते हैं बेसिकली। तो ये जो ग्रुप्स होता है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ना। लेकिन क्या है कि ये ग्रुप को ये ग्रुप बेसिकली क्या है कि ज्यादातर टाइम अपना रियल एस्टेट में ना डाल करके कहीं और डालना चाहते हैं या स्पेंड करते हैं। लेकिन जो आइडियल ग्रुप होता है, आइडियल एज होता है, वो ये यही वाला एज होता है, 25 से 35। जी। दिस इज द राइट एज टू ओके बाय प्रॉपर्टी। ओके। तो 25 की अगर मैं बात करूं सर, तो ज्यादातर अगर अपने देश में हम देखें तो एक एज ग्रुप होता है, अगर आप कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं तो 25 तक एक एज होती है कि आपकी एक जॉब स्टार्ट हो जाती हम्म। है ना। अगर हम ऑन एन एवरेज एक जॉब अगर पकड़ते हैं एक ग्रेजुएट की या फिर एक मास्टर्स बंदे की, तो उनकी मतलब जो सैलरी मेरे को लगता है वो 20 या 25 के राउंड स्टार्ट हो जाती है, हम्म। राइट? 25 30, हाँ। तो क्या वैसे लोग आते हैं हमारे सेगमेंट में? बिल्कुल। सो सी, यंग जनरेशन में यही लोग आते हैं जिनका एवरेज सैलरी 25 30 40 मीन्स विद इन 50 के आसपास आता है। ये उसी ग्रुप में आते हैं ये लोग। जी। और इनके लिए ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, देयर आर प्रॉपर्टीज। ओके। और अगर मैं बात करूं सर इस तरह के लोगों के लिए, तो लोग इस तरह के इनका क्या बाइंग पैटर्न रहता है? अगर हम बात करें तो जो इस तरह के लोग हैं वो कैसे ले सकते हैं प्रॉपर्टी, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी लेना, तो उसके बारे में मैं आपसे ब्रीफ जानना चाहूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमने पूछा कि इनका बाइंग पैटर्न क्या होता है। तो पहले मैं इसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे वो लोग ले सकते हैं। उसी, जी अगर मैं बाइंग पैटर्न का बात करूं तो अगर मैं पूरे इंडिया का डेमोग्राफी देखूं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें 20% लोग आते हैं इस मिलेनियम ग्रुप से, मीन्स जनरेशन वाई या 25 से 35 के वाले एज ग्रुप में। लेकिन ये इसके बाद वाले जो और भी बहुत सारे पॉपुलेशन हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं परचेज करते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके साथ भी होता होगा, मैंने भी ऐसे ही किया, और आप भी ऐसे ही करते जी। होंगे कि जब हम लोग कॉलेज के टाइम में होते हैं और नई करियर की शुरुआत करने के लिए सोच रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे सपने होते हैं और बहुत सारी ऐसी राइट चीजें होती है। खासकर अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो बहुत ऐसे सपने होते हैं जिसको लगता है कि जॉब मिलने के बाद मैं तुरंत पूरा करूं। तो जैसे फर्स्ट सैलरी राइट। आती है या सेकंड सैलरी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिश वाली जो चीजें होती है उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे वॉचेस ले लिया, या अच्छी मोबाइल ले लिया, या ब्रांडेड कपड़े ले लिए, या कुछ बाइक ले लिया या कार ले लिया अगले
साल 2 साल के अंदर हम लोग किस तरह की चीजों पे स्पेंड करते हैं। तो इनका बाइंग जो पैटर्न होता है इस एज ग्रुप का नॉर्मली ऐसा होता है कि ये लोग सबसे पहले अपने पैसे को लाइबिलिटीज पे ज्यादा खर्च करते हैं, ना कि एसेट बनाते हैं, है ना। राइट। और कुछ समझदार लोग, डेफिनेटली कुछ लोग होते हैं जो समझदार इस चीज को समझते हैं और वो अपनी जर्नी को सेविंग के साथ शुरू करते हैं, फिर बाद में उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का पैटर्न यही होता है, ज्यादातर ऐसे जगहों पे पैसा खर्च करते हैं। अब रही बात की ये प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं, यही शायद आपका दूसरा सवाल था इसमें, जी जी। है ना। किस तो अगर तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर वो स्टार्ट करें तो इसके लिए सबसे पहला तो एक माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको स्टार्ट करना है ना। क्या होता है, राइट। स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्ट तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका राइट माइंडसेट है कि नहीं मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करना है, तो ये एक माइंडसेट होगा। उस माइंडसेट के बाद एक डिसिप्लिन होगा, उस डिसिप्लिन के तहत वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना, सॉरी सेविंग करना शुरू करेंगे। वो सेविंग मुश्किल से 1 लाख 2 लाख 3 लाख का भी सेविंग अगर हो जाता है तो दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। मतलब ये एक जर्नी है, मतलब ऐसे किया जा सकता है। ओके। मेरे ख्याल से आपका अगर मैं सर क्वेश्चन। बात करूं, अगर मैं बात करूं जैसे एक मान लीजिए एक कोई नया जैसे हम में से यूथ है और जॉब लगने के बाद सैलरी भी 20-25 हज़ार रुपए एक एवरेज अगर हम लेते हैं, तो किस तरह की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी में वो जा सकते हैं? जैसे बिकॉज प्रॉपर्टी के भी अलग अलग सेगमेंट है, राइट? जैसे एक प्लॉटिंग हो गई, लैंड बहुत लोग परचेज करते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट हो गए, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो गया, तो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट बेटर रहता है, किस तरीके का टिकट साइज लिया जा सकता है? इस एज में प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो हर सेगमेंट के लिए है। यहाँ तक आपको पता है कि जैसे को वर्किंग स्पेस आना शुरू हो गया या आजकल बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस हो गए जिसमें छोटे छोटे स्पेसेस सेल किया जा सकता है, तो कमर्शियल से लेकर रेजिडेंशियल और प्लॉट तक जर्नी का स्टार्ट 5 लाख से भी शुरू किया जा सकता है। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। 5 लाख से लेकर पांच के आप लाख से 5 लाख से भी 6 लाख से भी प्रॉपर्टी को परचेज किया जा सकता है, प्रॉपर्टी ऑनर बन सकता है कोई भी, है ना। मतलब ये सेगमेंट जी। है। अब डिपेंड करता है कि जो बायर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों खरीदना चाहता है, वो रहने के लिए खरीदना चाहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहता है। मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज अगर मैं बजट की बात करूं कि किस रेंज से शुरू हो सकता है, कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो 5 से 6 लाख से इन्वेस्टमेंट की शुरू हो जाती है, जिसमें मिनिमम डाउन पेमेंट आपका 1 लाख 2 लाख रुपए से शुरू हो सकता है। मतलब ये मैं तो बता रहा हूँ ये वैरायटी। राइट राइट। तो ये जैसे आपने बताया कि कोवर्किंग स्पेस हो गया, इसमें जैसे 4-5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। आजकल कोवर्किंग स्पेस का मैं देख रहा हूँ चलन बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, और धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारी सिटीज में ही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, मेट्रो सिटीज में ऑलमोस्ट सब जगह है। तो कोवर्किंग स्पेस का भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोवर्किंग स्पेस में मेरे को लगता है आप रेंट आउट भी कर सकते हैं उसको, हाँ, अगर आप और यूज नहीं अपना करना चाहते हैं। बिल्कुल। इंडिविजुअल यूज भी कर सकते हैं। हम्म। तो जैसे आपने सर एक चीज और भी बताई मुझे, जैसे आजकल सिनेमा हॉल वगैरह का चलता है कमर्शियल में, तो हम्म। सिनेमा हॉल में किस तरीके से स्पेस मिलता है? मतलब अगर कोई खरीदना चाहे और मेरे बजट है मान लीजिए 5-6 लाख रुपए का ही, तो कैसे लिया जा सकता है? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि सिनेमा हॉल, मान लीजिए कि 500 सीट का एक सिनेमा हॉल है या एक एक आपका थिएटर है, तो उस 500 सीट में सीट वाइज भी क्या होता है, प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है। वो प्रॉपर जैसे नॉर्मल आप प्लॉट खरीदते हैं, जैसे नॉर्मल आप घर के खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेस के ऑनर आप होते हैं, आपके नाम से वो पर्टिकुलर स्पेस ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, आप उसको सेल्फ यूज नहीं कर सकते। दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, मतलब की तरह का प्रॉपर्टी हो गया जिसको आप पैसा लगाते हैं और उससे आप एक रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ यूज के बट लिए वो इसकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होगी, नॉर्मल रजिस्ट्री इसकी पर जैसे होगी। नॉर्मल जैसे आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सारा प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ यही होता है कि उसका फिजिकल पोजीशन आपको नहीं मिलता। दैट्स इट। ओके। और वहीं कोवर्किंग स्पेस में होता है कि आप अपना सेम, इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं और रेंट आउट भी कर सकते रेंट हैं। आउट भी कर सकते हैं, हाँ। तो इसके लिए जैसे आपने बताया सर, मैं चाहूंगा व्यूअर्स को थोड़ा एक डिटेल में बताएं हम, कि अगर मान लीजिए किसी को इन्वेस्टमेंट करना है और छोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको डाउन पेमेंट भी कम देना होगा। अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए का एक पकड़ते हैं हम मोटा मोटा कोवर्किंग स्पेस का एक सीट, तो इसके लिए मिनिमम अमाउंट देके इस पे लोन भी हो जाता है क्या? देखिए, कोवर्किंग स्पेस में अभी थोड़ा लोन नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर बिल्डर, लोन क्यों नहीं होता इसके पीछे मैं वजह बताता हूँ। कोवर्किंग स्पेस क्या होता है, एक शेयर्ड स्पेस होता है। तो बैंक जी। इस बात को मानती है कि जो प्रॉपर्टी शेयर्ड है, कल को अगर उसमें कोई पर्सन डिफॉल्ट होता है तो हम वहाँ लॉक कहाँ पे करेंगे, उसको लॉक करने का कोई पोजीशन नहीं ले सकता है बैंकर, इसलिए जनरली इस पे लोन नहीं होता है। लेकिन हाँ,
इस तरह के प्रॉपर्टी जो बेचे जाते हैं, जो बिल्डर्स या डेवलपर्स, उनके पास खुद अपना एक पेमेंट प्लान होता है। वो जनरली ईएमआई के जैसा ही होता है। किसी भी बिल्डर या किसी भी डेवलपर्स के पास आप जाएंगे ना, तो उनके पास खुद का अपना ईएमआई जैसा एक प्लान होता है, उसको उसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। तो धीरे बैंक धीरे से लोन मतलब लेते हैं, पेमेंट कर सकते हाँ, धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं। कस्टमाइज पेमेंट प्लान बनाया जा सकता है ईएमआई के बेसिस पे भी, और एक टाइम इंटरवल पे भी आप अमाउंट पे कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा हैं। होता है। एक चीज और सर, अभी आपने जैसे एक चीज और बताई कि हम्म आपने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया एसेट और लायबिलिटी का। तो मैं हम्म। चाहूंगा आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ये ब्रीफ में थोड़ा सा एक बार बताएं, जिससे कि जो लोग नहीं जानते उनको भी ये चीजें पता चले कि एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि बहुत लोग लायबिलिटी को एसेट समझते हैं और हम्म। एसेट को लायबिलिटी, कई बार ऐसा होता है। हाँ, और ये हमारे साथ भी होता था। हालांकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन बावजूद थ्योरी कुछ और होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर एग्जैक्टली। देता हूँ कि क्या होता है कि जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं और जब पैसा आता है, तो सबसे पहले हम वो चीज़ खरीदना चाहते हैं जो हमें पसंद होता है। और जैसे अपना हमारे आउटलुक पे, आउटफिट पे, या घर की छोटी मोटी चीज़ों पे, वॉशिंग मशीन ले लिया या लैपटॉप ले लिया, तो इस तरह के चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हर वो आइटम, देखिए इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। हर वो आइटम जिसको आप परचेज करते हैं, परचेज करने के साथ ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना? जी। या वो आपसे लगातार मेंटेनेंस कॉस्ट मांगता है, तो वह हर उस आइटम को हम लोग कहते हैं लायबिलिटी। ठीक है। अब जैसे मान राइट। लीजिए कि मैंने लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप खरीदते ही, घर लाते ही उसका प्राइस कम हो गया, लैपटॉप इज अ लायबिलिटी, लैपटॉप मेरा एसेट नहीं हो गया। वॉच, ब्रांडेड क्लोथ्स, कार, हर वो आइटम जिसको आप परचेज करते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाता है, उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं, डेप्रिशिएट हो जाता है। या जैसे कार है, वो क्या राइट। है, आप मेंटेनेंस मांग रहा है आपसे, है ना? तो हर वो आइटम जो राइट। वैल्यू कम हो गया, मेंटेनेंस मांग रहा है, वो लायबिलिटीज है। इसके अपोजिट क्या होता है? असेट। हर वो आइटम राइट। जिसको आप खरीदते हैं, खरीदते के साथ उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तुरंत ना बढ़े, कुछ समय के बाद बढ़ जाए, या आपको वही इनकम दे वो अर्न कर करके, है ना? वो आपके लिए असेट हो राइट। सकता है। अब जैसे मान लिया जाए कि मैंने एक छोटा सा कोवर्किंग स्पेस का एग्जांपल लिया कि 5 लाख का मैंने एक प्रॉपर्टी ले लिया, और हर महीने वो 4,000 रुपये रेंट मुझे देना शुरू कर रहा है, 3,000 रुपये रेंट देना शुरू कर रहा है, सो दैट इज माई एसेट। लेकिन मैंने एक कार ले लिया 5 लाख का, कोई सा भी, और वो 5 लाख का लेते ही वो 4.5 लाख का हो गया, और हर महीने 2-3 हजार रुपये या 5,000 रुपये का मेरा फ्यूल उसमें जा रहा है, मेंटेनेंस जा रहा है, सो दैट इज माई लायबिलिटी। तो बेसिकली क्या होता है कि अ, अगर आपको इसमें थोड़ा सा और टाइम है तो मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए जी मुझे जी आपको, प्लीज सर, हाँ, चलिए बिल्कुल तो, बताइए। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जिनको नॉलेज नहीं है, जो हाँ लोग हाँ नहीं सोच पाते हैं प्रॉपर्टी लेने का। और हाँ हाँ काफी चीजें मैं इसीलिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हाँ। लोगों को पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होती है बट फिर भी बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है जिसको अभी तक कुछ भी चीजें पता नहीं है ऐसी। तो आप प्लीज इसको ब्रीफ में बताइए। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ, है ना? वहाँ पे जी। थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो ज़्यादा आसानी से लोगों को समझ में आएगा। राइट। ये सर हमारा स्क्रीन है, देखिए आपको जी। ये स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। है ना? तो देखिए बेसिकली क्या होता है ना, हमारा जो इन्वेस्टमेंट करने का या प्रॉपर्टी परचेज करने का बाद जो सिचुएशन होता है, तो बाद में आता है, उससे पहले कुछ हैबिट्स होते हैं। तो हैबिट्स को हमने 3 तरीके से बांट रखा है। एक को हम लोग कहते हैं पुअर हैबिट, जो कि पुअर लोगों में होता है। मिडिल क्लास हैबिट, जो राइट। हम मिडिल क्लास लोगों में होता है। और रिच क्लास हैबिट। तो पुअर हैबिट क्या है? जी। इसके अंदर देखिए देखिए इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस, मतलब जितना अर्न किया उतना खर्च कर दिया। 100 रुपया कमाया, 100 रुपया खर्च हुआ, बैलेंस बच गया 0, है ना? ये हो गया। जी। इस हैबिट को हम लोग बोलते हैं पुअर हैबिट। मतलब आप 1 लाख रुपए भी महीने की सैलरी आपकी आ रही है और मंथ एंड में आपका कुछ नहीं बच रहा है, सो आई कॉल इट पुअर, मतलब आप पुअर है ना? बिल्कुल। मिडिल क्लास हैबिट क्या होता है कि आपका एक इनकम होगा, कोई भी एक इनकम, चाहे आप सैलरी होगा या बिजनेस भी होगा, लेकिन वो एक सिंगल इनकम होगा ज्यादातर केस में। और जैसे ही वो इनकम आएगा, सबसे पहले वो क्या करेंगे? खर्च करते हैं, मतलब बेसिक खर्च, घर का राशन आ गया, रेंट चला गया, ईएमआई चली गई। उसके बाद कुछ पैसा बचा तो कुछ लाइबिलिटीज परचेज कर लिया, चलो इस महीने क्या किया, फोन अपग्रेड करा लिया, या कुछ कपड़े अच्छे ले राइट। लिए, ब्रांडेड ले लिए, है ना? कुछ घड़ी ले लिया, मतलब ऐसी चीज जो कि डिप्रिशिएट करेगा वैल्यू, है ना? और उसके बाद जी। अगर कुछ पैसा बचा तो जाकर के सेविंग होगी, वो फिर वो इंश्योरेंस करा लेंगे या फिक्स डिपॉजिट में ऐसा कुछ कर लेंगे। सो इसका स्टेज लास्ट में आता है। सो इस तरह की जो हैबिट वाला पैटर्न होता है, हम लोग उसको कहते हैं मिडिल क्लास हैबिट। सो एक मिडिल क्लास फैमिली में जनरली आपको इस तरह का हैबिट दिखने को मिलेगा।
और एक बिल्कुल। होता है रिच क्लास हैबिट। तो रिच बेसिकली, रिच क्या होता है ना, वो एक स्टेटस नहीं होता है, रिच एक हैबिट है। अगर ये हैबिट है तो आप रिच हैं। वो हैबिट क्या है कि सबसे पहले अगर उसके पास कोई एक एक्टिव इनकम है, मतलब वो सैलरी पर्सन हो या बिजनेस कर रहा हो, कहीं से भी इनकम आया, तो उसका जो सबसे पहला जो खर्च करता है वो एसेट परचेज करने में, मतलब वो इन्वेस्ट करता है सबसे पहला। तो फर्स्ट राइट। स्टेज है एसेट। उसके बाद दूसरा स्टेज है बेसिक एक्सपेंस, मतलब कि सबसे अगर 100 रुपया आया तो सबसे पहले क्या करेगा, 20 रुपया 30 रुपया वो सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे वो बेसिक घर का खर्चा चलाएगा। उस एसेट जो उसने क्रिएट किया, उस एसेट क्रिएट वो इस तरीके से करता है ताकि उसका एक और दूसरा इनकम शुरू हो जाता है। रिच का सबसे बिल्कुल। बड़ा हैबिट ये है कि वो मल्टीपल इनकम पे विश्वास करता है। मिडिल क्लास और पुअर क्लास है वो हमेशा सिंगल इनकम पे विश्वास करते हैं, है ना। तो रिच राइट। क्या करता है, ऐसे एसेट्स को बार बार खरीदता चला जाता है जिससे कि वो मल्टीपल इनकम को जनरेट करता चला जाता है, और फिर उसका जो बेसिक खर्च है उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी खड़ा करता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास अभी क्लाइंट थे, उनको कार खरीदना था। उन्होंने बोला यार कि कार मुझे खरीदना है, लेकिन संजय आप ऐसा करो, मुझे हेल्प करो एक प्रॉपर्टी खरीदने में, क्योंकि जो मैं कार खरीदूंगा उसके अगेंस्ट में पहले मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, और प्रॉपर्टी से जो मेरा रेंटल आएगा उससे मैं कार की ईएमआई दूंगा। तो ये राइट। माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, ये माइंडसेट वाले रेट तो हम लोग रिच क्लास हैबिट कहते हैं, है ना? ट्रू So, ट्रू। बेसिकली ये पैटर्न है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे जो मिलेनियल क्लास के होते हैं वो मिडिल क्लास हैबिट वाले में फॉलो करते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं, बहुत कम परसेंटेज है सोसाइटी का, 2-3% ही लोग हैं जो बिल्कुल। इस तरह के हैबिट, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपने आप राइट। को कंट्रोल करके रखना, और एक डिसिप्लिन तरीके से किसी चीज में इन्वेस्ट करना, फिर अपना एसेट का एक एम्पायर खड़ा करना इसमें, है ना। तो ये ज्यादातर लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी में इस तरह का रेफरेंस मिलता नहीं है। मिडिल क्लास वाले में क्या है, वो देखते हैं कि भाई घर में ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं, आसपास पड़ोस में सब ऐसे ही कर रहे हैं, तो भी उसी ट्रैप में चले राइट। जाते हैं, है ना। तो राइट। बेसिकली ये हैबिट है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको, कि अगर एसेट राइट। क्रिएट करना है तो आपको रिच क्लास वाले हैबिट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये ज्यादा क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको। ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और बाकी तो व्यूअर्स हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ही। तो जी। अभी सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे हम बात कर रहे हैं एक यूथ की, एक हम्म, जैसे 25 साल से लेके हम एक एवरेज हमने लिया है 35 साल तक के लोगों का। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एसेट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप 25 साल 26 साल की उम्र में, आप एक हम्म, नई एज में होते हैं, आपकी शादी भी हम्म, जनरली नहीं होती। हमारे अगर देखें ऑन एन एवरेज इंडिया में शादी 30 साल 31 32 साल तक होती है। हम्म। तो एक अच्छा आपके पास एक एसेट होता है। अगर हम बड़ा छोटा इसमें नहीं कहेंगे कि करोड़ों का एसेट है या 10 लाख का एसेट है या 1 लाख का एसेट है, बट एसेट है एक आपके पास, एक हाँ, प्रॉपर्टी आपके पास है। एसेट कहने का मतलब आपके पास एक ऐसा एसेट जो एक सेकंड इनकम जनरेट करके आपको दे रहा हो, आपकी इनकम को बढ़ा राइट। रहा हो, ना कि आपकी इनकम को राइट। कम कर रहा हो, है ना। अगर आप लाइबिलिटी ट्रू। परचेज करते हैं तो आप ईएमआई दे रहे हैं कार की या बाइक की, तो ये क्या हो रहा है, आपकी इनकम को कम कर रहा है। लेकिन अगर आप एसेट परचेज करते हैं तो आपको इनकम में वो ऐड करके आपको दे रहा है। देन फिर ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अब बाइक कार या हम ऐसी चीजें जो ईएमआई पे लेते हैं, मोबाइल हाँ, फोन हो गया बेशक, हाँ, है ना, तो इनका वैसे भी इनका प्राइस भी ईयरली गिरता ही है। बिल्कुल गिरता है तो उनका। वो भी एक चीज है। हम्म, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है कि लोगों को जो भी आप लोग देख रहे होंगे, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, आप लोग ये शेयर भी करिएगा वीडियो। आपके घर में अगर यूथ है या आप लोग खुद हैं, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है जानना। अगर आप एक सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं, एक प्रॉपर्टी लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, तो ये एक बहुत अच्छा चीज है कि आपके जब 30 साल 31 32 साल अपना घर बसाने जाएंगे, शादी करेंगे, तो तब तक आपके पास एक एसेट होगा, एक प्रॉपर्टी होगी। वेरी तो ट्रू। इस चीज में आप करिए। थोड़ा सा शौक अपने कम करने होते हैं, वो थोड़ा सा दर्द भी होता है, बहुत लोगों को पेन होता है कि यार साथ वाला हमारे गाड़ी ले रहा है, हम नहीं ले रहे। गाड़ी लीजिए, गाड़ी लेना बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन लेकिन हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करते रहिए। हाँ नहीं, गाड़ी के अगेंस्ट आप एक प्रॉपर्टी ले लीजिए, उस प्रॉपर्टी के हाँ, साथ जो ईएमआई आ रहा है उससे आप कार ले लीजिए, कार ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज एक ये भी है सर कि जैसे हम कर रहे हैं, तो इसमें एक अगर हम देखें तो रियल एस्टेट में जिस हिसाब से मैं मानता हूँ टाइम अप एंड डाउन होता है, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है, उसका आपको अप्रिसिएशन भी अच्छा मिलता है। अगर हम कंपेयर करें मान लीजिए एफडी से या म्यूचुअल फंड से या और चीजों से, तो हम्म। आपका इसमें क्या व्यू है? देखो सुरेंद्र, देखो हर एसेट अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर अच्छा नहीं है, म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं, सब अच्छा है।
लेकिन पॉइंट क्या है कि रियल एस्टेट सारे सारे टूल से बेहतरीन क्यों है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। रियल एस्टेट इज द ओनली टूल ऑन दिस प्लैनेट, इस धरती पे रियल एस्टेट ही एक ऐसा टूल है जो डुअल इनकम देता है। डुअल इनकम मीन्स मंथली कैश फ्लो, मंथली इनकम भी ले सकते हैं, और कैपिटल क्या करते हैं एप्रिसिएशन। मैं देखता हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना जैसे जॉब लगी किसी का, एक सैलरी का पर्टिकुलर अमाउंट वो इन्वेस्ट कर देते हैं, बेशक वो एक एफडी करा लें या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दें, 2,000 3,000 रुपए एक छोटा अमाउंट। तो जैसे मुझे लगता है हमने कोवर्किंग स्पेस की बात करी, और जैसे हमने ये आपने मेरे को बताया जैसे पीवीआर में मल्टीप्लेक्सेस सीट्स का। मल्टीप्लेक्सेस का भी होता है, तो इस तरह के में तो ईएमआई भी मुझे लगता है कम ही जाएगी, ईएमआई बिकॉज उतना बड़ा अमाउंट नहीं है तो उतनी नहीं जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बेनिफिशियल ज्यादा है अगर। सॉरी, लास्ट वाला पॉइंट मिस करके आपने कहा कि बेनिफिशियल ज्यादा है, उसके बाद। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब था कि जैसे एफडी वगैरह लोग ले लेते हैं, तो अगर अच्छा। हम एफडी में और इसमें भी कंपैरिजन करें अप्रिसिएशन वाइज या फिर बेनिफिट वाइज, तो हम्म। किस तरह से बेटर है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना? तो सुरेंद्र, रियल इसमें ना, एस्टेट ही क्यों लें? अच्छा, तो रियल एस्टेट ठीक क्यों है या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसका आप मुझे कंपैरिजन एफडी से करने की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में दो तीन बातें बता देता हूँ। पहली बात कि एफडी या फिक्स डिपॉजिट कोई इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, ये एक सेविंग टूल है ना। सेव इन्वेस्टमेंट और सेविंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सेव का मतलब होता है कि आप पैसे का जो वैल्यू आज है वो 10 साल बाद ही पैसे की वैल्यू वही रहेगी, इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग करना। तो जी जो एफडी में क्या जो इंटरेस्ट मिलता है 5%, 6% या 7%, वो बेसिकली क्या है कि हमारे कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है 5% या 6% एवरेज जो आता है, उसको बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट बैंक ये ऑफर करती है आपको फिक्स डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस जो टैक्सेस होते हैं। अगर टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों को अगर मिलाएंगे तो देखेंगे एफडी में जो आपको मिलता है रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता, वो जीरो के बराबर है। इन्वेस्टमेंट हम लोग किसको जी कहते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपके कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है प्लस जो टैक्स, दोनों को सरपास करते हुए अगर पैसा आपका ज्यादा कमा रहा है रेंट के तौर पे या प्रॉफिट के तौर पे, हम लोग उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे राइट। टूल्स हैं, जैसे शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गए, रियल एस्टेट है। जी लेकिन रियल एस्टेट और बाकी टूल से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि रियल एस्टेट ही एक ऐसा टूल है पूरे प्लैनेट में जो डुअल इनकम देता है। डुअल इनकम कहने का मतलब, अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल खरीदते हैं तो ये आपका कैपिटल अप्रिशिएशन भी देगा। अगर 5 लाख का आपने खरीदा है तो ये 10 लाख का भी हो जाएगा, और साथ साथ में आपको मंथली रेंटल इनकम भी देता रहता है। ये जो डुअल बेनिफिट वाला जो टूल है रियल एस्टेट है, खासकर कमर्शियल एस्टेट रियल एस्टेट है। जी तो इसमें देखा गया है कि इसका खासकर अगर आप जैसे मान लीजिए लैंड ले लें, लैंड में क्या होता है कि उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। तो वो क्या होता है, मंथली कैश फ्लो को भी सरपास करते हुए उसका कैपिटल गेन इतना ज्यादा हो जाता है। मैंने देखा है 10-10 साल, 20-20 साल में वो 100 टाइम्स भी प्लॉट्स के प्राइस बढ़े हैं, 100 टाइम्स, बिल्कुल। बहुत ज्यादा होता ये है। चीज एक मिनट, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा सर। ये चीज मैंने देखा है, हम्म, जैसे प्लॉट वगैरह की बात करें, चलिए मेट्रो सिटीज में बहुत हाई रेंज में चले जाते हैं और हम्म, एक अच्छा अमाउंट चाहिए होता है आपको इन्वेस्ट हम्म, करने के लिए प्लॉट में। हम्म, लेकिन अगर हम नॉर्मल शहरों में देखें, जो हम्म, छोटे शहर हैं या नॉर्मल जगहों पे सिटीज में, तो वहां पर भी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम्म, वहां भी अप्रिसिएशन अच्छा होता है। मैंने जब देखा, बिल्कुल मेरे बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल। फ्रेंड सर्किल में है, घर में मेरे लोग हैं तो जिन्होंने प्लॉटिंग ली है, तो उनके लोगों के मैंने देखा है अप्रिसिएशन एक एक साल में भी डबल हुए हैं छोटे शहरों में। हाँ, मैं नोएडा, एनसीआर, गुड़गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टी आप कहीं भी लें, चाहे गांव में लें, शहर में लें, छोटे शहर में लें, हमेशा बढ़ेगा। सिर्फ ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपने सही से ड्यू डिलिजेंस किया या नहीं किया, मतलब स्ट्रैटेजी को आपने सही से स्टडी किया है ना। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत अगर, जरूरी है, हाँ, बिल्कुल। अगर स्ट्रेटेजिकली आप अगर इन्वेस्ट करेंगे, आप कहीं भी लें प्रॉपर्टी, वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। अगर आप इमोशनल होकर के ले रहे हैं, आप किसी के कहने पे ही ऐसे ही इन्वेस्ट कर दे रहे हैं विदाउट स्टडी विदाउट रिसर्च, फिर आपका पैसा तो कभी नहीं बढ़ सकता है वो, बल्कि 10 साल में पता चला वैसे ही का वैसे ही बढ़ा हुआ है। ऐसे भी आपको ट्रू एग्जाम्पल्स ट्रू। मिलेंगे, है ना। बिल्कुल नहीं सर, ये मेरे पास ही बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मेरे पास कई बार लोगों के कॉल आते हैं, तो ये हम्म, मैंने खुद देखा है कि लोगों को ना बड़ा डर भी है कि हम्म, भाई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट अगर कर दिया हम्म, तो पता नहीं बने ना बने, मिले ना मिले,
फिर लॉस हो गया उसमें। दूसरी चीज प्लॉट में मैं देखता हूँ कि प्लॉट में बिकॉज पीछे कुछ ऐसा रहा भी है कि प्लॉटिंग में कई अनऑथराइज जगह बना देते हैं लोग, सेल कर देते हैं, लोगों के पैसे फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। तो उस तरह का डर भी लोगों में बहुत है प्लॉटिंग का। तो मैं खुद बोलता हूँ कि आप जब भी कहीं प्लॉटिंग लें, कहीं भी किसी भी शहर में, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करें, उसकी सारी डिटेल्स चेक करें, किसी के कहने में एकदम से ना आए, सारी चीजें पहले चेक करके निश्चित होकर तभी आप आगे बढ़े उसमें। मैं तो कहता हूँ सुरेंद्र, आप जरूर इस पे एक और वीडियो बनाएं कि वो चेकलिस्ट क्या है जिसको प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले चेक करो, वो 10 पॉइंटर्स क्या होने चाहिए। देखिए मैं हमेशा, डेफिनेटली है ना, कि वो 10 पॉइंट्स क्या है या 20 पॉइंट्स क्या है जिसको लोग टिक करते चले जाएं कि हाँ ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, तो हम प्रॉपर्टी को परचेज करें। तो प्लॉट खरीदने से पहले वो 10 पॉइंट्स क्या है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले वो 10 पॉइंट्स क्या है, या रेसिडेंशियल को खरीदने से पहले वो 10 पॉइंट्स क्या चेक करने चाहिए जो बिल्डमेट्री है। इसी को हम लोग कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। अगर आप देखेंगे जो भी इन्वेस्टर है, जो होम बायर है, अगर उसने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस को समझा है और किया है, उसका पैसा कभी नहीं फंसा, कभी नहीं फंसा है। पैसा उन्हीं का फंसा है, उन्हीं का फंसा है जो एक इमोशन में आकर के, रिलेशन में से किसी किसी ने कोई रिश्तेदार खरीदा, चलो चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, कोई दोस्त बोला चलो चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, अच्छा है। मतलब लोग प्रॉपर्टी कैसे खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका क्या होता है, अच्छा लोकेशन अच्छा है, अच्छा बालकनी अच्छी दिख रही है तो ठीक है अच्छा होगा, अब सब लोग खरीद रहे हैं चलो मैं भी खरीद लेता हूँ। प्रॉपर्टी ऐसे नहीं खरीदा जाता। प्रॉपर्टी खरीदने का अपना एक बेसिक चेक पॉइंट्स है, वो सारे चेक पॉइंट्स को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से आपको इस पे सर जरूर हम जरूर आप एक वीडियो बनाएंगे जिनको भी कोई नॉलेज चाहिए रियल एस्टेट से रिलेटेड या बेसिक इस तरह की कोई चीजें सीखने के लिए, जो कई जगह डाउट होते होंगे आपको। तो जो भी किसी भी तरह का आपको छोटे से छोटा डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो और बनाएं और लेके आएं। और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और ये थे हमारे साथ रियल एस्टेट डिमांड जनरेशन एक्सपर्ट एंड ऑथर मिस्टर संजय कुमार जी। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र। और सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। देखो आई हैव बीन स्पीकिंग टू सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, लेकिन इतने निस्वार्थ भाव से लोगों तक ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो काम तुम कर रहे हो, इट्स एन अमेजिंग, इट्स अमेजिंग एंड रियली। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच फिर सर। कभी जी जरूरत, जी बोलिए सर। मैंने कहा अगर ऐसा कोई जरूरत हो और किसी तरह का इन्फॉर्मेशन लेने का, सर डू इनवाइट मी, आई वुड लव टू कम टू सो मच योर सर शो। अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स आप लोग जो भी देख रहे हैं, आपको कुछ भी और नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब बटन है नीचे लाल वाला, उसको प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सर। ओके जी। दोस्तों आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहेंगे, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब बटन है नीचे लाल वाला, उसके साथ बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।